नमस्कार, मैं हूँ देवेंद्र सिंह और इंडिया डेली में आपका स्वागत है। इस रीजनल डिबेट में आपका इस बार महिलाओं के विषय पर हम चर्चा करेंगे, खासकर राजस्थान की रूढ़िवादी महिलाओं परंपरा जो है, की वजह से कई बार महिलाओं के लिए मातृ शक्ति और महिला शक्ति के लिए एक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। हाल ही में जालौर में एक घटना सामने आई, जिसमें महिलाओं के स्मार्ट मोबाइल इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी गई। उसके बाद महिलाओं के विरोध के बाद वो निर्णय वापस ले लिया गया। इससे पहले भी डायन जैसी प्रथा जो है वो अक्सर मारपीट की घटनाएं जो है वो हम सुनते रहे हैं। बाल विवाह जो है बच्चों का, छोटे बच्चों का, वो भी हम अक्सर सुनते रहे हैं। महिलाओं को अगर अंतर अंतर जाति विवाह करती है तो उन पर पंचायत जो है, स्थानीय पंचायत, समाज की पंचायत उन पर जुल्म ढाती है। इस अक्सर किस्से हम देखने और सुनने को हमें मिलते हैं। राजस्थान देश के राज्यों की श्रेणी में लगातार शामिल होता जा रहा है। पढ़ाई लिखाई का लेवल जो है लगातार बढ़ रहा है। आज घर से बाहर निकल कर बहन बेटियां शिक्षा और देश के योगदान में, समाज के योगदान में लगातार अपना प्रयास कर रही हैं। हमारे साथ महिलाएं मौजूद हैं। फैंसी जी हैं जो जालौर से एनजीओ चलाती हैं। तो कमलेश जी हैं जो शिक्षाविद हैं। और देर में हमारे साथ महिला आयोग की अध्यक्ष जो है, वो पूर्व महिला आयोग के अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष राजकुमार जैन साहब भी, वो भी जुड़ने वाली है। सबसे पहले फैंसी जी आपसे जानना चाहेंगे कि जालौर में इस तरह की घटना जो हुई, इसके पीछे अचानक वजह क्या हुई, फिर वापस लेना पड़ा? जी सर, मैं उसी ज़िले की मेरा वो होम टाउन भी है, तो मुझे और ज़्यादा शर्मनाक है मेरे लिए कि हम लोग हर मंच पे जाके हमारे ज़िले के बारे में बात करते हैं, काम करते हैं। तो मैं खुद ही शर्मिंदा हूँ ऐसी चीज़ के, जब हम विकसित भारत की बात करते हैं कि 47 तक विकसित भारत बन जाएगा, मंगलयान पे पहुँच रहे हैं, लेकिन महिलाओं की स्थिति अभी तक वही है। वो विकास के मुद्दे में कहीं न कहीं शामिल नहीं है। और ये अचानक से ये मुद्दा जब सामने आया, जब मीडिया में इस तरह की कवरेज हुई, तो और उसपे अलग-अलग, तो बहुत ही दुखद, और इस ज़माने में हम डिजिटल ज़माने में रह रहे हैं, और इस तरह की घटनाएँ बहुत अंदर तक झकोर देती है। और ये मुझे लगता है कि जो जितना अपन न्यूज़ में पढ़े और इसकी फैक्ट फाइंडिंग की गई, तो मुख्य वजह जो लोगों ने बताई, ख़ास करके पुरुष वर्ग ने जो बताई कि बच्चे बिगड़ जाते हैं, बच्चों को ज़्यादा फ़ोन देती है महिलाएँ, घर में रहती है, रील्स बनाती है, ये वग़ैरह-वग़ैरह, ये सब रीज़न बताए। लेकिन मेरा इस क्षेत्र में महिला अधिकार को लेके जो काम रहा है, 15 वर्ष से मैं ह्यूमन राइट्स पे काम करती हूँ। तो मुझे लगता है ये कि टोटली पैट्रियार्कल सोच है, पितृसत्तात्मक सोच है, जो महिलाओं के अपनी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता और अधिकार को जबरन छीनने का बात है। तो मतलब इसके पीछे पैट्रियार्कल सोच है, कुल मिलाकर के कैसे महिलाओं को नियंत्रण में किया जा सकता है। और अगर बच्चों की बात है, तो हम हमारे परिवार समाज में देखते हैं कि बच्चे अगर फ़ोन से बिगड़ रहे हैं, तो इसमें सिर्फ़ महिलाएँ क्यों ज़िम्मेदार ठहरे? बच्चों की परवरिश करना महिला-पुरुष दोनों का ही मुख्य ज़िम्मेदारी है। तो इसमें महिलाओं को क्यों दोषी ठहराया जाए, और उन उसका वो करे भी, और फिर उसका नुकसान भी वही, पनिशमेंट भी सोशली उन्हीं को ही दिया जाए, ऐसे। और आप आपने अगर समाज ने पूरा ये मुद्दा उठाया और बैन किया मोबाइल महिलाओं पे, और एक पूरी आधी आबादी को आपने अपने मतलब अपने नियमों में जबरन थोप दिया। आपने उन वर्ग से पूछा भी नहीं कि इस इश्यू पे हम कैसे इसको डील कर सकते हैं। तो टोटली पैट्रियार्कल थिंक काम करती है इसके पीछे। आई थिंक सो। में जब आप भी उस इलाके से काफ़ी लंबे समय से जानती हैं, जब उस इलाके की महिलाओं की क्या प्रतिक्रिया थी? क्या इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अक्सर उन्हें रोज़ाना महसूस करनी पड़ रही हैं, जब वो समाज में रहती हैं, परिवार में रहती हैं? जी बिल्कुल, उन महिलाओं को तो पता ही नहीं है, उनको तो डायरेक्ट ही फरमान सुनाया गया। जैसे हरियाणा में खाप पंचायत की तरह है, तो अब हमारे यहाँ भी एक तरीके का ये खाप पंचायत का प्रखर रूप है। तो उस वर्ग से इसमें पूछा जब भी नहीं करे किया कि इस मुद्दे पे वो अपनी क्या विचार रखती है, क्या अभिव्यक्ति है उनकी। एक 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 बड़ा सवाल ये एक अच्छी बात ये है कि गाँव देहात तक महिलाओं के हाथ में स्मार्टफ़ोन पहुँचा है। उनका वो यूज़ भी कर रही होंगी, खासकर अपने रिश्तेदारों से बात करने के लिए, वीडियो कॉल के ज़रिए बात करने के लिए, या कुछ छोटी-मोटी समस्याओं के लिए यूट्यूब पे कुछ हल ढूँढने के लिए भी बात कर रही होंगी। ज़्यादातर महिलाएँ खाने-पीने की जो चीज़ें हैं, उनको यूट्यूब के माध्यम से देखती हैं। कुछ महिलाएँ रील भी बना रही होंगी, नो डाउट कोई व्यक्तिगत जो शौक है उसके ऊपर भी कोई किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या इस बारे में स्कूलों में और
और जब स्कूलों और कॉलेजों में क्या प्रतिक्रिया रहती है? मैं कमलेश जी आपसे जानना चाहूँगा कि जब आप स्कूलों में आप शिक्षाविद हैं, लंबे समय से शिक्षाविद रही हुई हैं और आप लगातार महिलाओं के लिए संघर्ष भी करती रही हैं, महिला अधिकारों के लिए। बच्चों की जब मैं बात करूँ, बच्चों की क्या मानसिकता रहती है कि अचानक ये जो इंटरनेट की बाहर आई है, उसमें वो अपने स्मार्टफ़ोन का इस्तेमाल रील की तरफ भी करने लगी है, इस तरह की आपत्तिजनक चीज़ें जो जिस जिस समाज में कुछ ठेकेदारों ने अपने आप में बना रखी है कि महिलाएं ये सब नहीं करेंगी, महिलाओं के लिए ये सब बैन है। इस पर बच्चों की सोच किस तरह से रहती है, बच्चियां किस तरह से इस बारे में रिस्पॉन्ड करती सर नमस्कार। सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपने मुझे इसमें आपके आमंत्रण के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, आभार। सर बीइंग एक शिक्षाविद के नाते मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे अभी हम कोविड कोविड के दौर से गुज़रे हैं, तब आपने देखा है कि सारे स्कूल और सारे पेरेंट्स बच्चों के हाथ में अपने आप ही मोबाइल देते थे, कि क्योंकि सारा स्कूल और सारा जो जो हमारा सारी पढ़ाई जो है वो उस मोबाइल के थ्रू हो रही थी। तब तब किसी को ये नहीं लगा कि ये चीज़ें हमारे ऊपर गलत असर करेंगी। देखिए, सबसे पहले हम महिलाएँ और हमारे पुरुष और हमारा जो घर का जो हमारा वातावरण है, वो वही सबसे ज़्यादा बच्चों के ऊपर और महिलाओं के ऊपर उनके ऊपर असर करता है कि आपका घर का माहौल कैसा है। अगर घर के अंदर अच्छी चीज़ों के लिए आपको प्रेरित किया जाता है, तो महिलाएँ और बच्चे सभी उसको पॉज़िटिव रूप में ही उसको अपनाएँगे। अगर हम देखा जाए तो पुरुष समाज जो है जिनकी मानसिकता ही मतलब स्त्री को दबाने की है, तो वो इस तरह की सोच रख सकते हैं। वरना उन्हें तो बेलन से भी डर होना चाहिए कि बेलन जो भरण-पोषण करता है वो उससे उनको पीट भी सकती है। तो फिर इन इन चीज़ों से क्या उनको फ़र्क पड़ सकता है? तो इसके नाते महिलाएँ कुछ नई चीज़ें सीखती हैं, नए सब्जियों खाने और उसके बारे में सीख सकती हैं। परिवार को नई-नई सब्जियाँ बना के खिला सकती हैं। आजकल तो इंटरनेट पे इतना सारा कुछ महिलाओं के सीखने के लिए होता है, नए कपड़े बुनना सीखती हैं, बहुत सारी नई-नई चीज़ें वो इंटरनेट से सीखती हैं, तो ये हमारा उसका साधन है। तो अगर हम अपने महिलाओं को और अपने बच्चों को अच्छी चीज़ों के लिए प्रेरित करें, तो वो इससे बहुत पॉज़िटिव होंगे। तो हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, एक सही और एक खराब। तो हम ज़रूरी ये है कि हम किस माहौल में रहते हैं, हमें हमारे घर से या माहौल से हम क्या सीखते हैं, तो उस उन सब चीज़ों का प्रभाव हमारी दैनिक चीज़ों पे पड़ता है, तो चाहे वो मोबाइल हो, चाहे हमारा बेलन हो। कोई भी चीज़ हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है, तो कोई भी चीज़ हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ है, वो मानसिकता है कि एक अगर पूरा समाज ये सोचता है कि हमारी महिलाएँ इस तरह से या रील बना के या अपने आप को कुछ गलत करेंगी, तो ये उनकी सोच है। वो उसको काउंसलिंग के ज़रिए भी वो अपने घर की समस्याओं को ऐसी कोई प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर सकते हैं। और वैसे भी आजकल हर समस्या का जो सॉल्यूशन है वो डाँट, मारपीट या किसी का प्रतिबंध लगाना नहीं होता। उसका उसका सॉल्यूशन उसकी काउंसलिंग है अगर आपको कहीं कुछ गलत लगता है। है? जो ये जो चेंज हुआ है, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़्यादा पड़े, नेगेटिव इम्पैक्ट कम पड़े या नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़े तो किस माँ-बाप इसको किस तरह से लेते हैं या तो इसका क्या आप किस तरह से सोचते हैं समाज में किस तरह का माहौल आप देखने को मिलता है इस मोबाइल के कॉन्सेप्ट को लेकर? सर, आज के जी ज़माने सर। में हम डिजिटल और मोबाइल से दूर रहकर अब हमारा जीवन नहीं चल सकता कि ये मोबाइल जो है हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा हो गया है कि जैसे हम रोटी, कपड़ा और मकान करते हैं, तो अब आजकल हमारा जो डिजिटल फ़ोन है, ये भी हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जिसके बिना अब हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। चाहे वो हमारे बच्चे हों, बड़े हों, बुज़ुर्ग हों या हमारी महिलाएँ हों। तो ये इसको हमें हैपीली एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इनसे हमें फ़ायदा ज़्यादा है और नुकसान कम है और जो नुकसान है, उसको हमें समझा के ही हम उसको उससे दूरी कर सकते हैं, उसे समझा सकते हैं। नुकसान किस तरह का आप देख रही हैं? किस तरह का नुकसान आप महसूस नुकसान करती हैं? नुकसान तो इतना ही है कि कुछ बच्चे हैं जो सारे दिन उससे वीडियो गेम खेलते हैं या कुछ महिलाओं की लगता है कि वो सारा दिन फ़ोन में ही लगी रहें और घर के कामों को अव्यवस्थित होता रहे उनका। तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से उसको लेती हैं, कि वो खाली समय में अपना इस इन चीज़ों का उपयोग करती हैं या कि वो सारा दिन ही उसमें लगी रहती हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आप किस तरह से उसको लेते हैं। तो हर चीज़ के नफ़ा भी है और नुकसान भी हैं। नुकसान इसके बहुत कम हैं और नफ़े हमारा इसमें फ़ायदा ज़्यादा है। लेकिन इसमें हमें ज़रूरी है कि उस परिवार के लोग जिन्हें कि लगता है वो उसको बिठा के काउंसलिंग करें उसकी।
ठीक है, फैंसी जी की बात सुन लेते हैं। फैंसी जी बताइए कोई बात? जी सर, जैसे आपने सर पूछा कि हमारे दादी-नानी के ज़माने में उस तरह की चीज़ें नहीं थी और अभी ये संक्रमण काल है, चेंजिंग का काल है, परिवर्तन का काल है, डिजिटल युग में रह रहे हैं, तो फ़ोन, सोशल मीडिया ये आज के ज़माने की ज़रूरत है कि उससे हमारी लाइफ़स्टाइल ईज़ी हो रही है, हमारा काम ईज़ी हो रहा है। अभी देखो हम ज़ूम कॉल पे बात कर रहे हैं, तो फ़ोन था तो हम कहीं से भी जुड़ के ईज़िली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो वो उन पीढ़ी से है तो उनके लिए इतना बड़ा चेंज एक्सेप्ट करना थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि उनको अनकम्फर्टेबल कर देता है। ऐसे जैसे मैं भी जब घर पे जाती हूँ मेरे इतने काम रहते हैं कि मुझे लैपटॉप, फ़ोन टैब अलग ये सब चीज़ें तो उनको लगता है हम हमारी ज़िंदगी आसान थी, इनके क्या ये सब रहता है इतना सारा। लेकिन मेरे मेरे काम की ज़रूरत है ना, मुझे फ़ोन से इतनी सारी कम्युनिकेटिंग करना पड़ता है टैब से इतनी सारी मेरी क्लासेज़ अलग है कुछ-कुछ और लैपटॉप में मेरा इतना सारा ऑफ़िस का काम और तो मेरी वो ज़रूरत है, उससे मेरा काम ईज़ी हो रहा है, क्वालिटी मैं अपना काम कर पाती हूँ, पर उनके लिए वो नहीं था, उनके सारे सब पैदल वो लोग फिर वो एग्ज़ाम्पल अलग-अलग तरीके से कि हमारे तो इतना किलोमीटर हम पैदल चल के ये कर देते हैं, आज के बच्चे ये करते हैं, वो करते हैं ऐसे। तो मुझे लगता है कि आज के ज़माने की ज़रूरत है और वो हमको समझना पड़ेगा, जैसे मैम ने किया कि ये एक्सेप्ट करना ही होगा कि फ़ोन और ये सब अपनी ज़रूरत है, लेकिन हाँ, ये है कि उसका अपन मैनेज कैसे करते हैं। अब मेरे पास चाकू है तो उसको किसी के पेट में भी घुसा सकती हूँ, मैं सब्ज़ी काटने में भी यूज़ कर सकती हूँ। तो ऐसे तो उसके उपयोग और उसके दुरुपयोग की हमें समझ होनी चाहिए। बहुत सही बात कही आपने कि दोहरा इस्तेमाल जो है वो आप पर निर्भर करता है, उसके नेगेटिव सोच और पॉजिटिव सोच पर भी निर्भर करता है। मोटे तौर पर मोबाइल का अगर इस्तेमाल करेंगे जिस तरह की ये जो अब एक छोटा-सा उदाहरण अगर हम बात करें दायन की परंपरा, ये जो चल रही है गाँव देहात में ज़्यादातर इसको खास कर आपके जालौर और बाड़मेर और इस तरफ के राजस्थान के कई इलाकों में ये सुनने को मिलती है। प्रेम विवाह को लेकर अक्सर मैंने बाड़मेर, जैसलमेर में जोड़ों को फांसी के फंदे पर लटकते हुए के दृश्य भी कई बार मैंने न्यूज़ में देखे हैं। तो आप दोनों से ही जानना चाहेंगे बारी-बारी से कमलेश जी से पहले एक शिक्षाविद हैं ये। एक सर्वे भी अभी हाल ही में सामने आया कोटा में कि कुछ ज़्यादातर बच्चे-बच्चियाँ जो घर से भागते हैं या पलायन जो करते हैं वो प्रेम के जो जो फ़िल्मों ने या फ़िल्म जो एक तरह से कुछ मन में उनमें भटकाव आ जाता है, उनको चलते वो किससे ज़्यादा उसकी वजह ज़्यादा वो है। तो आपसे जानना चाहेंगे कमलेश जी पहले कि इस पर आप किस तरह से सोचते हैं कि क्या मोबाइल का जो यूज़ है वो आंतरिक विकास के साथ-साथ पढ़ाई के साथ-साथ में भी कुछ बुराइयों के लिए भी हो रहा है? सर मैं कुछ हद तक मानती हूँ इस बात को कि क्योंकि हमारे लिए हर चीज़ें बहुत ईज़ी हमको अवेलेबल हो जाती हैं। तो कुछ हद तक हम कह सकते हैं इस चीज़ के लिए क्योंकि कई चीज़ें जैसे किसी से बात करना बहुत ईज़ी हो गया, कम्युनिकेशन बहुत ईज़ी हो गया है इससे। तो ये कुछ हद तक हम कह सकते हैं क्योंकि जैसे अगर हम कोटा की बात करें कि वहाँ पर बच्चे जाते हैं, पढ़ते हैं, वो लड़के भी होते हैं, लड़कियाँ भी होती हैं। तो सर क्या होता है कि हर इंसान हम जानवर की भी बात करें, हर इंसान प्यार का भूखा है। कई बार होता है कि हमारे घरों का क्या माहौल है या घरों में बहुत ज़्यादा बंदिश रहती है, तो वो जैसे ही बाहर निकलते हैं तो उनके पर लग जाते हैं या वो सोचते हैं कि शायद यही लाइफ़ है, घरों में इतनी बंदिश वाली लाइफ़ है। लेकिन सर जो फ़ोकस्ड होकर सिर्फ़ पढ़ाई के लिए वहाँ जाते हैं उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन चीज़ों से, क्योंकि मेरी अपनी बिटिया भी बाहर रही है और उसने आईआईएम ये टॉपर रही हैं, आईआईटी किया है उन्होंने दोनों बेटियों ने और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दोस्त होते हैं तो अच्छे दोस्तों के साथ में उनकी पढ़ाई और ईज़ी हो जाती है, वहाँ लड़का और लड़की वाला कोई ज़्यादा भेद नहीं होता है। लेकिन उन्हें अगर हम सही तरीके से समझा के रखें, उनकी काउंसलिंग रखें, पेरेंट्स भी उनके साथ रहें, अगर बच्चा 2 साल अकेला रहेगा, तो नेचुरली वो किसी न किसी की तरफ ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट हो सकता है और जो हमारा फ़ोन है, उससे उसका कम्युनिकेशन ईज़ी हो गया, वो रात को भी बात कर सकते हैं, तो उससे उनकी पढ़ाई भी हर्ज होगी। तो जब चीज़ें ईज़िली अवेलेबल हो जाती हैं, तो थोड़ा-सा उसका नेगेटिव असर हो सकता है। लेकिन वही फिर हम बात वहीं आते हैं कि अगर हमारे घर का माहौल, हमारी काउंसलिंग और हमारे घर में प्यार-मोहब्बत है, तो हम दूसरी तरफ बहुत मुश्किल से ही झुक पाते हैं। हाँ, संजय जी आपका आपका क्या कहना है इस बारे में?
जी, इसमें सर मैं यही कहना चाहूँगी कि देखो मैं अभी शायद ये प्रसंग इसलिए ज़्यादा उभर रहे क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो जल्दी से कहीं कुछ हो रहा है तो आ जाता है, मीडिया कवर कर देता है। सोशल मीडिया पे कोई भी वीडियो बना के भेज देता है, ये यहाँ चले गए, वहाँ चले गए ऐसे। पर प्रेम प्रसंग तो ये तो जब से मानव बने हैं, महिला पुरुष बने तब से आई थिंक है, लेकिन इतना हाइलाइट्स और रिपोर्टिंग नहीं होता था आई थिंक। और दूसरी बात कि अगर बच्चों को ये सब करने की अगर ज़रूरत पड़ रही है, तो वही जो मैम बता रही कि घर में आपका माहौल कितना है। हम क्या अपने बेटे-बेटी की परवरिश में हम भेदभाव कहीं तो नहीं कर रहे हैं कि लड़के को ज़्यादा प्यार-मोहब्बत दे रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं, लेकिन लड़की को वही इसलिए तैयार किया जाता है कि आपको दूसरे घर जाना है। लड़कियों को हमारे परिवार में बोझ समझा जाता है, उसको वैसे ही ट्रेंड करते हैं कि उसको दूसरे घर जाना है। लड़की के मन में भी ये होता है कि मुझे दूसरे घर जाना है, तो उसी तरीके से परवरिश शुरू होती है कि आपको ये काम करने हैं, ये काम नहीं करने हैं, लाइक दैट। तो मुझे लगता है कि बच्चों के साथ पेरेंट्स को समय बिताने की ज़रूरत है और इन सब में थोड़ा पेरेंट्स को भी हमेशा बच्चे ही क्यों बदले? पेरेंट्स को भी नए ज़माने के अनुसार उनकी सोच में परिवर्तन लाना होगा, कि वो बच्चों के इश्यूज़ को समझे, छोटे-छोटे इश्यूज़ को प्यार-मोहब्बत बराबर दे लड़कियों को और लड़कों को हमारे परिवार में। तो शायद ये चीज़ें कम हो सकती है। ऐसा और उनकी चॉइस का हम बच्चों की बात मानते कब है अपने परिवार में? जो भी बोलते हैं पेरेंट्स ने बोल दिया देन ठीक है, ये हमारा फरमान है। फरमान टाइप से बच्चों के साथ बिहेव करते हैं। ख़ास करके हम लड़कियों के साथ उनकी बात सुनते नहीं हैं, उनकी पसंद-नापसंद का की तवज्जो नहीं देते हैं। तो इसलिए शायद ये इश्यू होते हैं। अब इस पे अगर कानूनी बात करें तो आप दोनों ही काफ़ी लंबे समय से इस विषय को अच्छी तरह भली-भाँति जानते हो। कानून में तो दोनों स्त्री-पुरुष बराबर हैं, सबका अधिकार जो है वो बराबर है। लेकिन कानून ऐसा क्या पुरुष समाज का दबदबा आज़ादी के इतने सालों बाद भी समाज और दिमाग इतना विकसित होने के बावजूद भी बराबरी का दर्जा या अधिकारों के प्रति सोच जो आज़ादी की जो सोच की जो आज़ादी है वो उपलब्ध नहीं कर पाई, तो महिलाएं आखिर क्या कर सकती हैं? क्या विकल्प हैं महिलाओं के पास अपनी आपकी सोच को बरकरार रखने के लिए, अपनी आज़ादी को बरकरार रखने के लिए या उन तरीके से अधिकारों को बरकरार रखने के लिए? कमलेश जी आपसे पहले जानना चाहेंगे? हाँ, शुक्रिया सर। सर मैं ये कहना चाहूँगी कि महिलाओं की जहाँ आज़ादी और उनका पुरुषों के बराबर की जो अगर बात आती है, तो आपको तो मालूम है पिछले साल ही हमारे लोकसभा में भी ये कहा है कि 33% महिलाओं को अधिकार मिलेगा। उनके लिए रिज़र्वेशन होगा। लेकिन सर क्यों क्यों वहाँ पर आप देखिए 33% भी नहीं है अभी महिलाएँ। क्योंकि हम महिलाओं के अधिकारों की बात तो करते हैं, मगर जब महिलाएँ एक पोस्ट से थोड़ा-सा ऊपर भी आने लगती हैं, तो घरवाले कहते हैं क्या करना है? क्यों करना है? इतने इससे आगे सपोर्ट नहीं करते हैं। अच्छा ठीक है, इतना कर लिया बहुत है, बहुत है। ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाते जब जब चाहे वो राजनीति का मामला हो, चाहे पढ़ाई का मामला हो। जब मैं अपनी खुद की बात करूँगी कि मैं एक मारवाड़ी परिवार से हूँ, लेकिन मेरी 15 साल में शादी कर दी गई और मैंने जब क्योंकि मुझे पढ़ाई का बहुत शौक था, तो उन्होंने मुझे नहीं पढ़ने दिया, क्या करना हम इतने पैसे वाले घर से हैं, क्या करना है तुम्हें कमाना थोड़ी है। तो बात कमाने की नहीं है, बात अपने लिए कुछ करने की है और जब हम कुछ पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना भी नहीं आएगा क्योंकि हमारी जो शिक्षा है वो हमें समझाती है कि हमारे कितने अधिकार हैं जिनके ऊपर हम लड़ सकते हैं या कितने अधिकारों पे एक महिला को जागरूक होना चाहिए। तो वो सब चीज़ें हमें हमारी पढ़ाई हमें बताती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि महिला और हम कहते हैं कि कई बार आगे बढ़ने के लिए महिला ही महिला को रोक देती है। माँ है, दादी है, वही सब रोक देती है कि नहीं, नहीं रहने दो, क्या करना है बाहर जाके, इतनी असुरक्षा है। बल्कि ज़रूरी है कि हम महिलाओं को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएँ, अपनी बच्चियों को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएँ, उन्हें ताइक्वांडो और इन सब चीज़ों के लिए हम ट्रेंड करें और उनके अंदर वो भावना भरें कि नहीं, आप सब कुछ कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही। ज़रूर महिलाएँ आगे आएँगी उस चीज़ के लिए और वो अपने तो अधिकारों के लिए लड़ेंगी भी सही। अंशु जी आपसे जानना चाहेंगे कानूनी प्रावधान आप जब फील्ड में देखते हैं, थानों में जाते हैं या जनप्रतिनिधियों के पास जाती हैं, तो इस तरह के जो अधिकार इनकी घटनाएँ होती हैं, उनके खिलाफ उनके संदर्भ में महिलाओं के अधिकारों के प्रति कितनी सजगता होती है पुरुषों में या कानून में या थाने में या जनप्रतिनिधियों में? जी सर, जैसे अपने बीएनएस में भी 15 आर्टिकल 19 आर्टिकल 21 जो महिलाओं को प्रोटेक्शन देते हैं और एक उनके राइट्स को संरक्षण देने का करते हैं।
लेकिन वही धरातल स्तर पर हमारी क्या है, अवेयरनेस की बहुत बहुत भारी कमी है कि इस तरीके के कानून भी है। आज हम इसलिए जान रहे हैं क्योंकि हम इस फील्ड में काम कर रहे हैं, है ना? और इसलिए कि इन्हीं मुद्दों पे काम करते हैं, इसलिए हमें अंडरस्टैंडिंग है ये सब कानून। लेकिन एक आम लड़की को ये सब नहीं अभी पता है कि कौन-सा आर्टिकल है, कौन से कानून है, कहाँ मैं जा सकती हूँ मुझे परेशानी है तो। दूसरा कि जो जो कानून जो क्रियान्वयन के करता है, उनके उनकी मानसिकता भी उसी तरीके की होती है कि इसी ने कुछ किया होगा। पहले से पॉजिटिव जैसे मैंने एक काउंसलिंग सेंटर पे काम किया महिला अधिकारिता विभाग पे। मैं सारे डीवी एक्ट के केस डील करती थी, 498 के दहेज प्रताड़ना वाले, सारे पूरे एक डिस्ट्रिक्ट के और एक ब्लॉक के करती थी। एक इस संस्था में पूरे डिस्ट्रिक्ट के भी करती थी। तो वही जब हम हमारा काम काउंसलिंग का होता था ऐसे, लेकिन जब भी जैसे सेकंड पार्टी को हम बुलाते थे कि आइए आपसे बात करनी है, तो हम काउंसलिंग का पहले काम करते हैं कि समझे इससे मामला निपट जाए। तो वही उसकी मेंटालिटी वही यही होती है कि महिला को कैसे नियंत्रण में रखा जा सकता है या उनके उसको दबाने के लिए सीधा ही कैरेक्टर पे सवाल उठेगा। ये तो ऐसी है, ये तो इसकी से बात करती है, इसके तो कैरेक्टर ठीक नहीं है। तो महिलाओं को दबाने का सबसे लोगों के पास एक ही ज़रिया होता है कि कैरेक्टर लेस घोषित कर दो, अपना वो कंट्रोल में हो जाएगी और इसी से वो कमज़ोर पड़ जाती है। तो आई थिंक लड़कियों महिला को जैसे मैम ने कहा कि लड़कियों को अवेयरनेस के साथ में उनको सशक्त बनाया जाए। उसके लिए सरकार भी प्रयास कर रही है, एनजीओ भी प्रयास ऑलरेडी कर रही है, लेकिन मुझे लगता है और ज़्यादा ज़रूरत है, नए ज़माने के हिसाब से लड़कियों ताकि लड़कियों को किसी की जब वो खुद ही सशक्त है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही अपने अधिकारों के लिए लड़ेगी। आज हम क्यों लड़ रहे हैं? हम हमारी हमारी ज़िंदगियों में भी लड़ते हैं अपने अधिकारों के लिए और बाकी समाज की महिलाओं के लिए भी, लड़के के लिए भी हम लड़ते हैं। हम आपकी बात आप दोनों की बात हम साफ तौर पर इस विषय पे बहुत रुचिकर भी थी और काफ़ी जानकारी भी रही और उम्मीद करते हैं कि इस डिस्कशन के माध्यम से हम कम से कम समाज में एक मैसेज देने का प्रयास करें कि देश और दुनिया में खासकर हिंदुस्तान और राजस्थान के अगर कानून की बात करें तो महिलाओं और पुरुष को अधिकार बराबर है, लेकिन कहीं न कहीं आज़ादी जो सोचने की जो क्षमता है, वो महिलाओं को ना समाज के कुछ लोग ठेकेदार देना 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 चाह रहे हैं, ना कानून के ज़िम्मेदार जो हैं वो उस पर इंटरेस्ट लेते हैं। तो ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि कहीं न कहीं सख्ती जो है वो बरती जानी चाहिए, महिलाओं के अंदर भी एक जागरूकता आनी चाहिए और महिलाओं के संगठन भी इस बारे में की आवाज़ उठाएँ, सरकार को भी इस पे कहीं न कहीं प्रयास करने की ज़रूरत है। तो आप दोनों का बहुत-बहुत शुक्रिया इस डिस्कशन में जुड़ने के लिए। तो नमस्कार आप सभी को। तो बंसी जी आपको धन्यवाद और अमरीश जी आपका भी धन्यवाद। इसी के साथ हम चर्चा का सर आपका विराम भी देते बहुत-बहुत हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच।